गुड मॉर्निंग बेटा। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी एकल व्यापार के बारे में। एकल व्यापार की विशेषताएं, गुण और दोष देखे थे। आज देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये भारत का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है और केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हिंदू लोग भारत में निवास करते हैं, इसलिए व्यवसाय केवल भारत में पाया जाता है। हमारे देश का यह सबसे पुराना संगठन है, सबसे पुराना व्यापार है, जिसका स्वामित्व संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं। आज तो परिवार बंट गए बेटा। पहले ऐसे परिवार हुआ करते थे, संयुक्त जो जॉइंट रहते थे, एक एक परिवार में 100-100, 200 मेंबर हुआ करते थे। अब जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, सब अपना अपना अलग रेजिडेंस बनाने लगे। इसीलिए ये जो जंगल के कंक्रीट हैं, इतने सारे पत्थरों के कंक्रीट बन गए हैं, ये इसीलिए बने हैं। अगर जॉइंट फैमिली आज भी होती तो जयपुर शहर में या अन्य किसी भी शहर में इतने सारे मकान नहीं होते। तो उस समय जॉइंट फैमिली जब साथ साथ रहा करती थी तो सभी लोग, परिवार के सभी लोग मिलकर व्यवसाय का संचालन करते थे, व्यवसाय चलाया करते थे। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। हिंदू जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अनुसार इसका प्रशासन किया जाता है, यानी इसको चलाया जाता है। परिवार में बच्चा जन्म लेते ही इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। उसको अलग से कोई मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे ही परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, वो उस परिवार का, उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ियों तक उस व्यवसाय का सदस्य बना रहता है। पीढ़ियां समझते हो बेटा? 3 पीढ़ियों तक। एक बार जब बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है तो 3 पीढ़ियों तक वो परिवार का सदस्य बना रहता है। 3 पीढ़ियों तक क्यों? परिवार में जो दादा है, दादा की संपत्ति में पोते का हक होता है, दादा की संपत्ति में पोती का भी हक होता है, लेकिन पड़पोत्र का हक नहीं हो सकता है। मान लीजिए ए, बी, सी, डी 4 मेंबर एक परिवार में है। ए जो दादा है, बी जो पिता है, सी जो बेटा है और डी जो बेटे का बेटा है, यानी इसको पुत्र कह सकते हैं आप। तो देखिए, दादा की संपत्ति में पिता का हक है और दादा की संपत्ति में बेटा, यानी यहां पोता, पोत्र। दादा की संपत्ति में पोते का भी हक है। पोते को बिना पूछे, बिना परमिशन के पिता भी दादा की संपत्ति को नहीं बेच सकता है। इसलिए व्यवसाय 3 पीढ़ियों तक चलता है। अब बात करें डी की, जो पुत्र है। पुत्र में क्या पड़पोत्र हो गया, बल्कि इसका किसकी संपत्ति में हक होगा? इसका बी की संपत्ति में हक होगा, क्योंकि बी इसका दादा है। दादा की परदादा की संपत्ति में हक नहीं ले सकता है। इसलिए व्यवसाय 3 पीढ़ियों तक चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही वो व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। इसके लिए कोई कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं करनी पड़ती है और लगातार 3 पीढ़ियों तक वो परिवार का, इस व्यवसाय का हिस्सा बना रहता है। व्यवसाय का नियंत्रण परिवार का मुखिया करता है। व्यवसाय का नियंत्रण परिवार का मुखिया करता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है। और परिवार का मुखिया कौन होता है?
जो परिवार में सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। अगर सबसे बड़ी उम्र के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में जो दूसरी सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है वो मुखिया का स्थान ले लेगा। तो परिवार का नियंत्रण मुखिया के पास होता है और मुखिया को कर्ता कहा जाता है। सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है, उन्हें सहसमानसी कहा जाता है। जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी परिवार में सदस्य हैं, उनका परिवार की संपत्ति में बराबर का हक होता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो व्यवसाय का संचालन करते हैं, संपत्ति में हिस्सेदारी रखते हैं, तो परिवार के सदस्यों को कहा जाता है सहसमानसी। सहसमानसी, सम अंश यानी बराबर का हिस्सा, तो सबका बराबर का हिस्सा होता है। और तुम्हारे लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि जितना हक आपके पिताजी की संपत्ति में आपके भाई का है, उतना ही हक आपका भी है। जनरली बहनें यानी लड़कियां अपना हक मांगती नहीं हैं, लेकिन वो चाहें तो दादा की संपत्ति में अपना हक ले सकती है। आपका तो बेटा यहां भी हक है, और शादी हो जाएगी तो वहां भी हक है। डबल फायदा है तुम्हारे को इस कानून का। तो देखिए इसके क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं। लक्षण कहें या विशेषताएं कहें, एक ही बात है। नंबर 1, निर्माण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्यों और पैतृक संपत्ति का होना आवश्यक है। पैतृक संपत्ति मतलब पूर्वजों की संपत्ति। तो संपत्ति होनी चाहिए, पैतृक संपत्ति, और कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। एक अकेले मेंबर से संयुक्त हिंदू परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है। कम से कम 2 मेंबर का होना आवश्यक है। अधिक तो कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 500 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मेंबर और पैतृक संपत्ति का होना आवश्यक है। व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही परिवार का ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाता है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अनुबंध, कोई लिखा पढ़ी ये करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लड़का हो लड़की हो, जैसे ही जन्म लेगा परिवार का सदस्य बन जाएगा। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होता है। याद रखना होगा आपको ये बात, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस कानून के द्वारा इसको चलाया जाता है, शासन किया जाता है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये लाइन ध्यान में रखनी होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, दायित्व। कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व उनके अंश की संपत्ति तक सीमित होता है। कर्ता को छोड़कर, कर्ता कौन होता है? व्यवसाय का मुखिया। मुखिया को छोड़कर बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका दायित्व
उनके हिस्से की संपत्ति तक सीमित होता है। शेष दायित्व के लिए कर्ता जिम्मेदार होता है, यानी कर्ता का दायित्व असीमित होता है। अभी असीमित दायित्व के बारे में मैंने बताया था आपको। एकल व्यवसाय में अगर कर्जबार हो जाता है तो मालिक को यानी स्वामी को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी कर्जा चुकाना पड़ सकता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए का कर्जभार संयुक्त हिंदू परिवार में किसी परिवार पर हो गया। 4 मेंबर हैं इसमें, ए बी सी डी। ए जो कि कर्ता है, बी सी और डी ये सदस्य हैं। सदस्य मतलब सहसमानसी हैं। इनके हिस्से में जो जमीन आती है उसकी कीमत 2 लाख और 2 लाख, कुल मिलाकर 6 लाख। तो ये केवल अपने हिस्से तक ही उत्तरदायी हैं। तीनों का जोड़ने के बाद भी 6 लाख रुपए होते हैं। बाकी जो 4 लाख रुपए बच गए हैं वो कौन चुकाएगा? ये कर्ता चुकाएगा, चाहे ये अपनी संपत्ति को बेचे चाहे कहीं से भी ला कर दे। तो कर्ता का दायित्व सीमित होता है, शेष सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है? अपनी अंश पूंजी तक। जितने इनके हिस्से में संपत्ति आ रही है केवल वहां तक दायित्व सीमित होता है। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण। परिवार के व्यवसाय पर जैसा पहले चर्चा कर चुके हैं, कर्ता का नियंत्रण होता है। और कर्ता कौन होता है? परिवार में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति कर्ता होता है, तो उसका नियंत्रण होता है। वह सभी निर्णय लेता है और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए प्राधिकृत होता है। व्यवसाय के बारे में जितने भी निर्णय लेने होते हैं वो खुद लेता है और इसके लिए उत्तरदायी भी होता है। उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बंधे होते हैं। उसके निर्णय को परिवार के सदस्यों को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एक परिवार जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में है, 4-5 साल पहले मैं गया था, मेरे को स्थिति पता नहीं है। उस परिवार में अभी भी उस समय जब मैंने देखा था 170 मेंबर उस परिवार में थे। 170 मेंबर एक ही जगह एक ही मकान में रह रहे हैं सब लोग। अब 170 लोगों का मकान होगा तो कितना बड़ा होगा ये तो तुम भी समझ सकते हो। 170 लोग, कम से कम 200-250 गाय और भैंस, खेती का काम। तो सारे सदस्य मिलकर सारा काम करते हैं। कोई डिसीजन लेता है तो कर्ता लेता है। शादी अगर किसी की है तो कौन कौन से कपड़े लेकर आने हैं, कितने क्या लाने हैं, वो सारा काम कर्ता करता है। सबकी अलग अलग ड्यूटीज बटी होती हैं। अब 170 लोगों का खाना बनेगा तो एक अकेली औरत तो नहीं बना सकती है, उसके लिए भी ड्यूटीज बटी होती हैं। तो इस तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता जो निर्णय लेता है, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं कर्ता के निर्णय को उनको मानना पड़ता है। अगला पॉइंट देखिए, निरंतरता। कर्ता की मृत्यु होने पर भी व्यवसाय बंद नहीं होता है। एकल व्यवसाय में हमने पढ़ा था कि एकल व्यवसायी चूंकि एक अकेला ही व्यवसाय को चलाने वाला होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय बंद हो जाता है। यहां कर्ता की मृत्यु होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सदस्य खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यवसाय चलता रहेगा। क्यों चलता रहता है? क्योंकि परिवार में जो दूसरा सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है वो कर्ता का स्थान ले लेता है, वो कर्ता बन जाता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है। सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही इस व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। यह व्यवसाय
समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक सभी सदस्य मिलकर इसके लिए कोई निर्णय ना लें। तब तक व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। और लास्ट विशेषता देखिए, नाबालिग सदस्य। नाबालिग कौन होता है बेटा? आप हैं? नाबालिग का अर्थ है जिनकी उम्र बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम होती है। आपके 18 से कम ही है, आप नाबालिग हैं अभी। व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है। मैंने आपको बताया कि परिवार में जैसे ही कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेती है, उस व्यवसाय का संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा बन जाती है। इसके लिए अलग से कोई कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं करनी पड़ती है। तो जब बच्चा जन्म लेते ही व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जन्म लेता है तो नाबालिग ही होता है। 18 साल तक वो नाबालिग ही रहता है। तो यहाँ नाबालिग की सदस्यता पर कोई रोक नहीं है। नाबालिग भी यहाँ सदस्य हो सकता है। परिवार की संपत्ति में जन्म लेते ही उसका हिस्सा बन जाता है। यह थी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। कल की क्लास में चर्चा करेंगे इसके गुण के बारे में, सीमाएं और दोष के बारे में। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।